पाएगी जितना उसे करना चाहिए। हालांकि 2008 के बाद से एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से तो रोड मैप बनाए गए हैं, लेकिन उसमें भी जितना पैसा खर्च होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि बिहार के पास पैसा नहीं है। एक तो ऐसे ही गरीब राज्य है, सेंटर पर डिपेंड है, केंद्र से पैसा मिलता है तो बिहार चलता है। बिहार दो ही तरीके से चलता है, एक तो सेंटर के पैसा चलता है और बिहार के लोग जो बाहर कमा के भेजते हैं उससे चलता है, बस। और क्या है बिहार के पास? कोई बड़ा टाटा बिरला कंपनी थोड़ा नहीं बिहार के पास। ये तो कहो कि गनीमत है कि बिहार के से बड़े पैमाने पर लोग बाहर जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव बिहार से बना रहता है, वह लगातार जो है वहां से पैसा भेजते रहते हैं, बिहार चल रहा है। एक उपभोक्ता राज्य है ना ये, केवल कुछ प्रोडक्शन तो करता नहीं है, उत्पादक राज्य नहीं बल्कि उपभोग वाला राज्य है, कंज्यूमर स्टेट है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर तुम्हारा पिछड़ा है। जब लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग निवेश करेंगे, और जब सरकार के पास पैसा रहेगा, चाहे वो राज्य मतलब बिहार दिखने का मतलब राज्य हो गया या फार्मर्स मतलब किसान, तो दोनों के पास क्या है? पैसा ज्यादा नहीं। और इसके पहले देख चुके हैं कि तुम्हारा एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है वो भी बैंक देने के लिए तैयार नहीं। अब पता नहीं बैंक को भी लगता है कि इतना गरीब है, पैसा लेकर के कुछ और काम कर लेगा फिर लौटा नहीं पाएगा, क्यों दे इसको, रिस्क लेता ही नहीं है। तो एक क्या है ना कि मतलब एक विशियस साइकिल चल रहा है। बैंक भी आनाकानी इसीलिए करता है कि ये पैसा लेकर के कुछ और काम में लगा देगा, और पब्लिक भी आसान इसलिए कि पब्लिक के पास इतना क्राइसिस है। बिहार में देखना एक चीज क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के लोग बहुत ज्यादा जो है मारामारी करते हैं। जागरूक कारण क्या है कि संसाधन तो है नहीं। अब जो गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स मिल गया वो उनके लिए अतिरिक्त लाभ हो जाता है। समझ रहे बात को? यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे ये वार्ड मेंबर बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए क्यों मारामारी है? उसी के माध्यम से कुछ पैसा मिल जाएगा। जब मान लो कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां काम करती रहती है, पर्याप्त रोजगार मिलता है यहाँ पे लोगों को, तो कोई पंच सरपंच बनने जाता क्यों उसमें माथा खपाएगा? तो इसका कारण नहीं है। अब यहाँ पर सारे संसाधनों की कमी है, चाहे किसान हो चाहे राज्य हो, तो इसके कारण क्या होता है? एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है। अब मान लो कि बाढ़ की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि बाढ़ एग्रीकल्चर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अब बाढ़ की समस्या का समाधान कैसे होगा? जब सरकार निवेश करेगी, और बाढ़ की समस्या के लिए बड़े बड़े बांध बनाने पड़ेंगे। जो आपका छोटी छोटी नदियां हैं उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसमें बड़े पैमाने पर संसाधन लगेंगे, राज्य के पास संसाधन नहीं है, तो इसी कारण से तो बाढ़ आते रहता है। बाढ़ की समस्या का समाधान के लिए चाहिए बड़े पैमाने पर संसाधन, और राज्य के पास उतना संसाधन है ही नहीं, तो धीरे धीरे काम चलता रहता है। उसी में आपका भ्रष्टाचार भी है, तो आगे से लगा पीछे से फिर अपना चूहा खा गया। नहीं, लैंडलॉक तो पंजाब भी है, लैंडलॉक तो हरियाणा भी है। तो ये कारण जो है यद्यपि ये कारण पिछले 4-5 वर्ष से तुम्हारे मुख्यमंत्री देते आए हैं, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। थोड़ा बहुत कारण उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन इस कारण से कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, ये कोई वर्तमान समय में, क्योंकि देखो आधुनिक और तकनीकी युग चल रहा है। ये पहले ऐसा होता था कि हाँ अब कोस्टल एरिया में उद्योग लगेंगे तब ये होगा। बिहार के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और खास करके फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, लेकिन कारण क्या है कि वही उदासीन। अब बताया कि टोटल ओवरऑल यदि आप बिहार के औद्योगिक निवेश को देखेंगे तो ये सारा चीज जो है, मान लो कि कोई पैसा लगाने आएगा तो वहां दिल्ली बैठा हुआ है, बम्बई बैठा हुआ है, वो तो क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा ना स्टेट के बीच में। अब आपके पास पहले रोड नहीं था तो कुछ रोड बन गई है तो लगता है कि हाँ बिहार में रोड बन गई। पहले लैंडलाइन युग में जी रहे थे तो लाइट आ गया तो लगा कि हाँ अब तो बिजली आ गई, लेकिन आज भी आपके पास क्वालिटी बिजली नहीं है। देखते हैं मान लीजिए आपका मोतिहारी हेडक्वार्टर है, इसके बाजू लाइट करते रहता है, नहीं करता है। घरों में देखिए कोई ऐसा घर नहीं होगा जो परमानेंट रहने वाले लोग होंगे जहाँ इन्वर्टर नहीं होगा। आप दिल्ली चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, लगभग जो है किसी घर में इन्वर्टर मिलेगा नहीं। फ्लक्चुएशन जो है यहाँ पे देखिएगा बिहार में बहुत ज्यादा जो है बिजली का होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी बिजली नहीं है, जितना डिमांड उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो पहले की तुलना में
2005 के पहले कुछ नहीं था, तो अब थोड़ा सा आपको लगता है कि रोड भी बन गया, बिजली बन गया। लेकिन जो इन्वेस्टर्स मुंबई में, दिल्ली में बैठा हुआ है, वह तो कंपेयर करेगा ना किस राज्य में जाए, तो पता चलता है कि जितने भी मानक है सब मानक में बिहार अभी पीछे ही है। 5 के बाद से रोड आया, बिजली आया, पानी आया, सारा चीज आया, लेकिन आप स्टैंडर्ड देख लीजिए इंडिया की तुलना में, तो सारे मानकों बिहार पीछे है कि नहीं पीछे? आपका जो पटना एयरपोर्ट है तो बस स्टैंड है वो तरह से, कभी जाके देखिएगा किस प्रकार का एयरपोर्ट है। तो आपके पास कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास छोटा छोटा बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड है, जो बताया था आपका, भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। इसके बाद कुछ सिगरेट की फैक्ट्री मिल जाएगा, कुछ जो है गन का फैक्ट्री मिलेगा, कुछ सिंदूर का फैक्ट्री मिलेगा, कुछ चूड़ी का फैक्ट्री मिल जाएगा। तो यही सब छोटा मोटा स्तर पर चलता है। अब तो ये बड़े पैमाने पर कोई उद्योग नहीं है, छोटे छोटे यूनिट्स है, लेकिन यही से क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ा दिया। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि बहुत बड़ा, कि पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर बिहार में औद्योगिक निवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। और सबसे पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं, एक आपका उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला, यहाँ से पटना चले जाइएगा, और दुर्भाग्य से कभी गांधी सेतु के जाम में पहुंच गए तो कब पहुंचेंगे पटना को पता नहीं चलेगा। एग्जैक्ट आप यदि देखिए पटना से मोतिहारी की दूरी कितनी है, 160 से 70 किलोमीटर। यहाँ मुश्किल से 2 से 2.5 घंटा लगना चाहिए पटना जाने आने, लेकिन मिनिमम 6 घंटा लगता है, और जाम रह गया तो कुछ भी हो सकता है। कौन आएगा यहाँ पे जो 70 साल में एक उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक पुल, दूसरा पुल नहीं बना पाए, उसी को मरम्मत कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चले जाइए, जो बाढ़ के इलाका है कौन जाएगा वहां पे निवेश करने। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर पे डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे चल रहा है चलता रह रहा है। जैसे मोतीपुर का है, अब देखिए कब लगता है, बहुत बड़ा ये मेगा फूड पार्क है, बस एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा, जब बनेगा तो देखा जाएगा। तो आर्थिक कारण समझ में आ गया। अब अगला लिख लीजिए अन्य कारण, अदर रीजंस। अन्य कारण पहला लिख लीजिए, आधारभूत संरचनाओं की कमी, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और संरचना नाम सुने इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बना लीजिए, सब बेसिक चीज है, सब आपको मेंस में काम आएगा। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल। और संरचना भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली एटसेट्रा, ये सब आएंगे भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, बिजली है, ये सब भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल। 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखना। अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, सामाजिक से पहले बता रहा हूं कि आगे जब पढ़ोगे तो ये सब ध्यान रखना। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? यस सर। तो अवसंरचना 2 प्रकार के, भौतिक अवसंरचना और सामाजिक, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, ये सब किस में आएंगे? भौतिक अवसंरचना में आएंगे। और सामाजिक में स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब किस में आ जाएंगे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, अब बिहार में बताओ कि इस अवसंरचना की कमी है कि ज्यादा है? कमी ही है।
चाहे रोड को ले लो, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, स्कूल, अस्पताल और स्कूल के साथ शिक्षा। तो लिख लो आधारभूत संरचनाओं की कमी। अब जब आगे कभी भी क्लास में जब हम बोलेंगे भौतिक अवसंरचना तो तुरंत वहां तक पहुंच जाना, ये सब बताने का पर्पस यही है। अब फिर वहां मत करना कि सर भौतिक अवसंरचना क्या है। अवसंरचना जब भी होगा, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करना है कि समझना कि दोनों शामिल हो जाएगा। जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक अवसंरचना की बात करेगा तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, पानी आ जाएगा, और सामाजिक अवसंरचना की बात करेगा तो स्कूल, अस्पताल शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, बिजली है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको मालूम है, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में भारी कमी है, और ये सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। करेगा कि नहीं करेगा? नेक्स्ट लिख लीजिए, परंपरागत कृषि, ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, परंपरागत तरीके से कृषि करना, यानी पता चल रहा है कि जो 20 साल पहले से धान कर रहे हैं तो धान ही उगा रहे हैं। कभी आप अपने घर में जाके फ्लोरिकल्चर करिए, जरा फूल की खेती करिए, सब्जी खेती करिए, या हॉर्टिकल्चर करिए, कि ऐसा है कि अब अंगूर भी हो रहा है बिहार में, तो आपको मार के वहां से भगा देंगे लोग, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है, बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न पे काम कर रहा है, वो दूसरा कोई इनोवेशन करना चाहते ही नहीं। आप पता चला कि पढ़ लिख करके और गए कि पापा ऐसा है कि फिशरीज का काम करो, एक तालाब में जो है ना मछली पालन करते हैं और ऊपर से जो है ना वो कुक्कुट पालन करेंगे, तो वहां से कहेगा ऐसा है कि बाहर चले जाओ, रिक्शा चला कर कुछ कमा लेना, यहाँ सब फिशरीज वगैरह नहीं चलेगा। कारण क्या है कि उनके दिमाग में बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट चला आ रहा है, वो जो धान गेहूं अभी बोते आए हैं बस उसी पैटर्न पे चलेंगे, और इस पैटर्न पे चलने से एग्रीकल्चर का विकास नहीं हो सकता। आपको जो नई नई मार्केट में डिमांड है, अब जो है कीवी आप देखते हैं कितना महंगा मिलता है। अब ये आप जाएंगे बिहार के एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, दक्षिण में जान ही रहे हैं। अब औरंगाबाद में किसी ने क्या किया कि वहां पे कृषि विज्ञान केंद्र था, किसानों को समझाया कीवी खेती करो, बहुत महंगा बिकता है। कुछ किसान को समझ में आ गया, और वहां पे आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर कीवी का खेती हो रहा है, और बड़े पैमाने पर दिल्ली और मुंबई जा रहा है। तो वहां पर क्या है, किसानों को लाभ मिल रहा है। फिर कुछ किसानों को समझाया गया गया के क्षेत्रों में फ्लोरिकल्चर करने के लिए, कहा कि आप ऐसा करो कि जो धान गेहूं जाते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, तुम फूल की खेती करो, और फूल की खेती से तुमको बहुत ज्यादा लाभ होगा, इसलिए कि तुम्हारे पास यहाँ गया के पास में बोध गया मंदिर है, लोग आते हैं मंदिर में, वहां फूलों की खपत हो जाएगी तुम्हारा। फिर जो तुम्हारा विष्णु पद है, जो आपका पिंडदान करने जहाँ मंदिर है, तो वहां पे डिमांड होगा। और जहां जहां अगर मान लो कि स्टेट में चुनाव होता है तो फूल माला की जरूरत पड़ती ही है। अब देखना कि बिहार में जब 2020 में चुनाव थे तो किसानों को खूब लाभ हुआ, क्योंकि खूब उनका फूल बिका। झारखंड में चुनाव आता है फिर फूल की डिमांड हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में भी नए नए उपाय करने पड़ेंगे। आप ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करेंगे तो लाभ बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार के किसानों का कारण क्या है कि जो नए पढ़े लिखे लोग हैं वो एग्रीकल्चर में जा नहीं रहे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में पूरा पहले से लोग रह रहे हैं वह अपने ट्रेडिशनल पैटर्न पर खेती कर रहे हैं। इसके कारण से मार्केट का भी अभाव, वैसे ही बाजार के लिए भारी कमी। नेक्स्ट, अन्य कारण में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, ओवर बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार। अब इससे देखो कई प्रकार के क्या नुकसान हो रहा है। एक है तुम्हारा बेरोजगारी का जो टाइप्स पढ़ते हैं तो बताया था शुरू में कि छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के या भारत के जो भी चीजें हैं, कि भारत के या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी मुख्यतः देखी जाती है, तो ध्यान रखना छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और बताया था एक दिन क्लास में ही कि मान लो कि 1 बीघा का जमीन है किसी के पास या 1 एकड़ जमीन है, जरूरत उसमें 1 लोगों का है लेकिन लगे हुए 4 लोग हैं, तो 3 लोग क्या है, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्या ऐसा है कि जो खेती है उसको सूचना मिल गया कि नहीं अब ज्यादा लोग हमारे ऊपर लगे हैं तो उत्पादन बढ़ा देना? ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति यदि काम करता या काम करवाता तो उतना ही उत्पादन, 4 लोग लग जाएंगे तो उतना ही होगा, 10 लोग भी लगा दो तब भी उतना ही होगा। अब 3 लोग क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि एक हो सकता है कि वो अनस्किल्ड हो, और दूसरा जो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश में रोजगार का ऐसी अभाव है और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनके पास कोई कौशल है नहीं, तो कहाँ उनको रोजगार मिलेगा? तो मजबूरी बस उसी खेती में लगे हुए हैं और माथा पच्ची कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ओवर बर्डन है ग्रामीण क्षेत्रों में, और खास करके एग्रीकल्चर पर इतना ज्यादा आबादी है, इसीलिए सरकार का प्रयास है। आज ही अखबार में आप देखिए गवर्नमेंट कर रही है कि आप जब तक जो है कंज्यूमर, आप अगर उपभोक्ता देश बने रहेंगे, भारत का विकास नहीं हो सकता। आपको अब उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन जब करेंगे तो औद्योगिक इकाइयों को लगाएंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेगा, क्योंकि हमें हर हाल में ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को निकाल करके लाना है कहाँ पे? शहरों में, और खास करके औद्योगिक शहरों में। यानी प्राथमिक क्षेत्र से लोगों को निकाल करके द्वितीय क्षेत्र में लाना है। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर, द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री। तो अब कृषि क्षेत्र से लोगों को निकाल करके औद्योगिक क्षेत्रों में लाना है, क्योंकि कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है, आपको छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई पड़ रहा है। तो इस कारण से हमें वहां से लोगों को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर औद्योगिक यूनिट्स में कब लगाएंगे? जब आपके यहाँ उद्योग लगेगा। उद्योग तब लगेगा जब निवेश होगा। निवेश कौन करेगा? या तो प्राइवेट सेक्टर करे या तो गवर्नमेंट सेक्टर करे, या तो मुकेश अंबानी करे, अदानी करे, या तो नरेंद्र मोदी की सरकार करे, या बिहार की सरकार करे। और वर्तमान जो समय क्या चल रहा है, भूमंडलीकरण का चल रहा है, निजीकरण का चल रहा है, उदारीकरण का चल रहा है। सरकार क्या कहती है कि सरकार का काम वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं है, बल्कि वह निजी निवेश पर ज्यादा जोर दे रही है। जब देश आजाद हुआ था तो औद्योगिकरण के आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कई सारे औद्योगिक उपक्रम लगाए गए थे, जो बीएसएनएल आपका देख रहे हैं जो रोड पे खड़ा है किसी के पास सिम बीएसएनएल का? नहीं है। कारण क्या है कि जो सरकारी औद्योगिक उपक्रम है वह सरकारी उदासीनता का शिकार हो गए, भ्रष्टाचार का शिकार हो गए, तो मैक्सिमम यूनिट्स बंद होते चले जा रहे हैं। इसलिए सरकार जो है अधिक से अधिक निजी निवेश पर बल दे रही है। अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला को कह रही है कि आप निवेश कीजिए, आप निवेश करेंगे तो उद्योग खड़ा होगा, उद्योग खड़ा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्र से लोग रोजगार के लिए शहरों में आएंगे। ठीक है, अब वहीं पर एक डेटा लिख लीजिए ब्रैकेट में। बिहार में लगभग 91% किसान इन बिहार 91% फार्मर, राज्य में यानी कि बिहार में लगभग 91% किसान सीमांत श्रेणी के हैं, यानी मार्जिनल फार्मर्स। सीमांत श्रेणी, मार्जिनल फार्मर्स। तो बताते हैं क्या होता है मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स, जबकि राष्ट्रीय औसत where नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत 68% है, 68%। तो अब सवाल उठता है कि ये सीमांत किसान क्या होते हैं? तो अब लिख लो यहाँ पर अगला पहला प्रश्न, सीमांत किसान। ये पूछता है कि एग्जाम के बाद पूछेगा कि कौन से किसान को सीमांत कहते हैं, किसको लघु कहते हैं, किसको बृहद कहते हैं। तो मार्जिनल फार्मर्स विच है लेस देन 1 हेक्टेयर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है।
समझ में आ गया? यानी ऐसे किसानों को हम सीमांत कृषक कहते हैं।